वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट को फिनिश कर दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज द स्पीड एंड स्पीड और जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट द मेजर ऑफ द रेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉल्ड। रेट का मतलब एक चीज समझ लीजिएगा कि डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम कोई रेट की बात करेंगे तो वो रेट वो वाला नहीं है मार्केट वाला रेट चल रहा है भाई। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी किसी चीज़ की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड रेट। तो ट्रैवल बाय द बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि सिंपली कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर देखिए जो सेकंड पॉइंट है ये है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। सेम ऐसे ही मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में भी बताया था, ये तीनों हो सकते हैं। यहाँ पे पर निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे भी वही होगा। एवरेज स्पीड जो होगी आपकी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी थ्रू द मोशन, ठीक है। बट जो चेंज विद द टाइम इंटरवल एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो। अब यहाँ पर देखिए समझने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक बार क्वेश्चन आया था कि वेलोसिटी कैन बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये जीरो हो सकता है, किस तरीके से ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस तो एक बार मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है उसके बारे में। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो देखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने सबसे पहले रेस्ट देखा। तो रेस्ट क्या था कि जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज पोजीशन विद सराउंडिंग, ठीक है। सेम मोशन की बात करें तो क्या था, मोशन में क्या हो जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जैसे ओरिजिन। तो रेफरेंस पॉइंट जो था हमारा, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। फिर हमने डिस्टेंस देखा था। तो डिस्टेंस क्या था कि एक्चुअल पाथ जो था, और क्या था, और क्या था हमारा एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है, मीटर यूनिट थी, नेवर भी जीरो, नेवर भी निगेटिव, निगेटिव कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या था, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। ये वेक्टर था आपका, ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। फिर हमने स्पीड देखा, फिर उसके बाद वेलोसिटी देखा। तो स्पीड में हमने क्या देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये स्केलर था आपका, ये वेक्टर था। मैं देखिए वही पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, एवरेज स्पीड नेवर नेगेटिव, ठीक है। और एक चीज़, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर थ्रू द डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट और से इक्वल या ग्रेटर ही है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी जानते होंगे। अगर हम बात करें तो देयर आर 3 जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप सभी जानते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दीज आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी। तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी का मीन्स क्या है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है तो जो डिस्टेंस कवर होगी, जो सर्टेन टाइम इंटरवल होगा, जो वहाँ पे वेलोसिटी होगी इनिशियल और फाइनल, उनके बिहाफ पर हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर हम ग्राफिकल मेथड्स की बात करें तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि सपोज़ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो कि यहाँ पर ये इस तरीके से स्टार्ट होगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u है और ये फाइनल v वेलोसिटी। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा तो इस डिस्टेंस के हिसाब से, यानी इस ग्राफ के बिहाफ पर हम देखते हैं कि क्या कैसे है। अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है और कैसे है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है आपको पता होना चाहिए। v फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है टाइम इंटरवल, a यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और यहाँ पर जो एक टर्म है s दैट could be distance or maybe sometime that is a displacement. Okay, clear? So there are 3 equations of motion. First one v is equal to u plus at, second one s equal to ut plus half at square, and third one is equal to v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टर्म्स भी सारे डिफाइंड है। यहाँ पे ये देखिए द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t सेकेंड इज गिवन बाय। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली क्या किया है कि t सेकेंड्स में अगर कोई आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इस तरीके से ये फार्मूला आप लगा के, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बट अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अंडर ग्रेविटी क्या होगी, यानी कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो अंडर ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट वन जो हम जहाँ पर लिख रहे थे कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहाँ पर देखिए g क्या है एक्सेलरेशन है, और g को एक ही जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जैसे कि हम देखते थे कि a, तो यहाँ पर g जो है ये निगेटिव कब होगा, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती, तो निगेटिव जब हम ऊपर की तरफ कोई बॉडी फेंकेंगे या ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा या नीचे गिर रहा होगा तो पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ जाएगा तो निगेटिव। तो हमने फार्मूला क्या देखा था, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ये आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर u प्लस था तो हमने ऊपर फेंका था। सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि हम सारी चीज़ कंडीशन मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू टी प्लस यू टी माइनस ये टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। यहाँ पे s नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी ये बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे h आएगा, हाइट आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मोस्टली इन्हीं पे आपका कुछ फॉर्मूले और एग्जाम में कॉम्पिटिशन के दौरान हम इन चीज़ों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो प्रेजेंट टाइम में ग्राफिकल से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड आती हैं कि कहीं पे कोई ग्राफ दिया हुआ है, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वर्क निकालना है, या कुछ भी काउंट करना है, या डायरेक्टली 4 ग्राफ दे दिए कि बताइए ये इस कंडीशन का कौन सा ग्राफ होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में
हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस पर टाइम होता है और वाई डिस्टेंस किस एक्सिस पे होगा, हमारा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर एक केस देखिए दिया हुआ है कि अगर बॉडी इज रेस्ट देन एस टी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो देखिए ये टाइम एक्सिस है और इसके देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है दैट इज अ पैरेलल आर। क्लियर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो ये पैरेलल होता है किसके, टाइम एक्सिस के। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा, कि जो अगर हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड क्या हो सकता है हमारा, कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टेंस है और ये है आपका टाइम। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या था कि ऑब्जेक्ट कैसा था, मूव कर रहा था पैरेलल टाइम के साथ जो। तो अगर हमारा मान लीजिए टाइम के साथ बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो इस तरीके का कुछ हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है कि केस सेकंड क्या है, वहाँ रेस्ट में था बट यूनिफॉर्मली अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये केस है। अब अगर हम बात करते हैं केस थर्ड की तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा एंड दैट कुड बी है डिस्टेंस कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से। या तो ऐसा होगा कि इनिशियली धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और बढ़ जाएगी एकदम, या बहुत तेज़ आ रही होगी फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियर है, ये 3 केसेस इसमें आएंगे। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा क्या होता है, तो सिंपली जैसे अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था तो डिस्टेंस वर्टिकल थी और टाइम हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी टाइम आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एक्सेस और वेलोसिटी जो होगी वाई एक्सेस के थ्रू। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो वहीं जैसे डिस्टेंस टाइम का रेस्ट का केस आया था वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकेंड की केस की बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि सेम जो वेलोसिटी चेंज होगा वो किस हिसाब से होगा, चेंज इन वेलोसिटी सेम इंटरवल टाइम में होगी। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम केस 3 की बात करें तो कुछ यहाँ पर जो हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो देखते हैं ये हमारा क्या है वेलोसिटी और ये टाइम। तो अब हम यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेलरेशन, वो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि स्पीड बढ़ती चली जा रही है। अगर यहीं यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए है और ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे केस 4 की, यहाँ पे 4 केसेस हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म की तो कुछ इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन दिखेगा, वही जो भी हमने थर्ड केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में बनाया था वही रहेगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आता है हमारा डिटर्मिनेशन कि अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है आपका तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि सपोज कि ग्राफ दिया है आपको, यहाँ पे ग्राफ में देखिए दिया हुआ है नीचे कि इन द बिलो ग्राफ टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1, यानी कि जो टाइम इंटरवल है t2 से t1 माइनस करेंगे। ये t2 है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से t1। तो t2 से जब t1 माइनस करेंगे तो ये टाइम इंटरवल आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, ई एफ के। तो देखिए दिया हुआ है ई एफ के। फिर वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी क्या है, एफ सी, यहाँ से यहाँ तक ये किसके इक्वल है, एफ सी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है वेलोसिटी। अब आपको पता है कि
वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है आपका? यहाँ पे हम देख चुके हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख रहे हैं? एफ सी। वेलोसिटी क्या है आपका? वेलोसिटी क्या है? एफ सी। और हम बात करें तो टाइम, यहाँ पे टी क्या है? क्लियर है? टी क्या है यहाँ पर? T2 माइनस T1 को हमने क्या लिखा था? ई एफ। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है दैट इज इक्वल टू द एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? ये एरिया हो जाएगा किसका? ये स्क्वायर का, जो आपका दिया है एफ ई डी सी, यानी कि एफ ई डी सी का जो एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये किस कब होगा? जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में केस में अगर आप एरिया काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम, तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया है, अगर आपको एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? सिंपल सा फंडा है कि दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए अगर आपको ये ग्राफ दिया है और आपको ये निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है? बट अगर आपको सेम फार्मूला लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको ये ग्राफ दिए हैं और आपको ये निकालना है तो आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए रिलेटिव का मतलब होता है ये, सपोज कि अगर हमारा जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये है एक, और ये इधर मूव कर रहा है, तो इसका, और एक ऑब्जेक्ट ये है तो ये, तो इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में या इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में। तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास में आपने बढ़िया से पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी मूविंग विद अ वेलोसिटीज वी ए एंड वी वी इन सेम डायरेक्शन। अब सपोज कि जैसे कि ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे बनाया था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। अब ये इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी u है मान ली। तो अब जैसे ये एक दूसरे को पीछा कर रहे हैं तो सपोज जितना ये चलता जाएगा उतना आगे ये भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर ये 100 से चल रहा है और ये 110 से चल रहा है तो ये कभी एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो उतना ही आगे रहेगा। तो इसका मतलब है कि इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी, इनके बीच का जो डिफरेंस है, रिलेटिव का मतलब डिफरेंस हो गया यहाँ पे, जब सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 110 माइनस 100। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आया है कि एक का स्पीड डिफरेंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करता है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारा स्पीड माइनस हो जाएगा। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो सपोज कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये v, ये 50 की स्पीड से आ रहा है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है ये 60 की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे तो, लेकिन ये 60 से आ रहा है ये 50 से आ रहा है, तो 110 की स्पीड से दोनों मिलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी होता है वो ऐड हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं कि मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन की अगर हम बात करें तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सेलेरेशन हुज डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? अगर यानी कि जब डिफरेंट
जो किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन में है और जो उनका डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, देन द बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम। तो यानी कि इस केस में क्या होगा, दोनों ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चाहे मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं चाहे कर्व पाथ में ट्रैवल करे या किसी भी तरीके से प्लेन पे ट्रैवल करेगा, तो इस तरीके का कंडीशन, इसी को हम प्लेन मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन क्या है, इसी के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो मेन टॉपिक है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक में अगर डाउट लगता है तो आप बताइएगा, उसको हम लोग फिर से क्लियर करेंगे। हाँ, और इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें दिखा दूँ, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इन अ डायरेक्शन, जैसे कि सपोज आप कोई ऐसे बॉल फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो कुछ किसी एंगल पे फेंकते हैं तो वो ऐसे गिरता जाके, तो देख रहे हैं आपने इधर की तरफ फेंका, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, क्लियर। तो वही यहाँ पे बात हो रही है, कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि जब किसी आप बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, बट वर्टिकल सीधा नहीं फेंकते, किसी वर्टिकल से डिफरेंट इधर या इधर कहीं भी फेंकेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्टेड अपॉन है वाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो किस वजह से एक्ट करता है, ग्रेविटी की वजह से, एंड मूव्स अलॉन्ग अ कर्व पाथ। देखिए ये इस तरीके से कर्व पाथ बना रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कर्व पाथ बना रहा है। तो इस मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल कैसे कहेंगे, तो जितनी एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टाइल अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी कि जितनी देर ऑब्जेक्ट आपका एयर में रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, क्लियर है। तो और ट्रेजेक्ट्री क्या कहते हैं, जो पाथ ये ड्रॉ होता है इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक बन सकता है कि जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरीके की होती है, तो पैराबोलिक होती है। आपके सामने ऑप्शन आता है, क्यूबिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, तो ये ऑप्शन है आपका कि पैराबोलिक होगी, क्लियर है। फिर इससे हमारा कुछ टर्म्स निकल के आते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और रेंज हो गया, हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। तो उसके हम फार्मूले देख लेते हैं कि क्या क्या फार्मूले हैं। तो जैसे कि फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल एलिवेशन आफ्टर प्रोजेक्शन। यानी कि कितनी देर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एयर में रहा है थ्रू करने के बाद। तो जैसे थ्रो किया और जितनी देर आपका वो एयर में है उसको हम फ्लाइट टाइम कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा होगा आपको। फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपका, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, 90। तो ये आपका क्लियर है, ये याद रखिएगा। थीटा आपको कई बार दिया नहीं जाएगा, मैक्सिमम बोल दिया जाएगा, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो थीटा विल बी 90, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, यानी यहाँ से थ्रो करने के बाद तो जो ये डिस्टेंस कवर किया है आपका, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैक्सिमम रेंज, यानी कि जैसे मैच में देखा होगा 6 मारते हैं, या जैवलिन थ्रू हो गया, या आप नीरज चोपड़ा को जानते होंगे। तो इस तरीके से कई सारे जो प्लेयर्स हैं, जो शॉर्ट पुट होता है, डिस्कस थ्रो होता है, तो इन सब में जो ये हम रेंज निकालते हैं, तो किस एंगल पर हम फेंकें कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो। तो आपको पता है कि साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, और आपको पता है 2 लगा है तो 90 की 1 होती है, तो हाफ कर देंगे तो थीटा विल बी 45। तो अगर आपका थीटा देखिए जो 45 होगा, तो प्रोजेक्टाइल हैज़ मैक्सिमम रेंज। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 के डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे या थ्रो करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका कंडीशन जो बनेगा वो मैक्सिमम रेंज यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। फिर हमारा जो पॉइंट आता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है कि वो कितना ऊंचाई तक गया, मैक्सिमम हाइट कितनी गई। तो हम उसको देखते हैं, उसका फार्मूला क्या है आपका, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे भी थीटा विल भी 90, तो मैक्सिमम हाइट के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हमने एक और देखा था कि 2 एग्जांपल हैं प्लेन के लिए। तो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे या सर्कमफरेंस पे रोटेट होता है, तो उसको हम सर्कुलर पाथ कहते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। और आपको पता है सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होगी या जो सर्कमफरेंस होता है 2πr होता है, क्लियर है। चलिए, या पेरीमीटर भी बोलते हैं सर्कल का इसको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो
तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल की जो चारों तरफ की डिस्टेंस होगी पेरीमीटर हो जाएगी, तो 2πr/t हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलेरेटेड मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलेरेटेड मोशन, ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब जो वेरिएबल्स हैं सर्कुलर मोशन के वो कौन कौन से हैं, तो टाइम पीरियड, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड क्या है, तो द टाइम पीरियड डिफाइन एट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी सर्कुलर पाथ में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स या रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या 1 सेकंड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होंगे या रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक साइकिल में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकंड में जो टाइम जो होगा उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर आता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने प्लेन एंगल का आपको बताया था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये जो मूव कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल कर रहा है, तो ये एंगल से हम पता करते हैं। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने प्लेन एंगल में पढ़ा था, याद है ना। तो इसका यूनिट क्या होती है, कमेंट में जल्दी से बताइए, यूनिट क्या होता है इसका। वेरी गुड, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। और जो हमारा सॉलिड एंगल था उसका क्या होता है, वेरी गुड, स्टेरेडियन। चलिए एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा अपॉन टाइम हो जाएगा। क्लियर है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होता है उसके बीच में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी और आर क्या है, रेडियस, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। फिर आता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपका, तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, तो डिफाइन एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देख लीजिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बॉडी मूव करती है तो उसमें एक सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन आने लगता है। ठीक है, तो जो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्लियर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपका इस तरीके से सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।